स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 2। पार्ट 13 के अंदर हमने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया था और सेपरेशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही एयर में जो गैसेस होती है उनका सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। और जितनी भी हमने सेपरेशन टेक्निक्स आपको बताई हैं, सभी टेक्निक्स का कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सिंपली आपको वो याद रखना है और वर्किंग कैसे होती है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी सेपरेशन हम कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं नेक्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड है ये, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होता है, जैसे आप सपोज करो कि भाई आपने क्या किया, मैंने बताया था कि जो सी वाटर होता है उससे जो हम सॉल्ट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, हम इवेपोरेशन से, ठीक है। तो इवेपोरेशन से आपके पास सॉल्ट आ जाता है, लेकिन उस सॉल्ट के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे हम, उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अब उसे हमें प्योर करने की जरूरत पड़ती है। तो प्योरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि कोई भी इम्प्योर सॉलिड है उसको प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन। ऑब्टेनिंग अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस इज डन बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, द सब्सटेंस शुड बी सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है वो एक फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड का मतलब है कि इसमें कोई भी आपका नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो सब्सटेंस आपने स्टार्टिंग में लिया था वही रहता है, बस उससे क्या होता है कि आपकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम बता रहे थे कि भाई सी वाटर से जो सोल्ट निकालते हैं उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहती हैं, डस्ट रहता है, सैंड रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को निकालने के बाद जो आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड प्योर सॉल्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो इवेपोरेशन से बेटर होती है, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, हमें उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है मीन्स जो वोलेटाइल लिक्विड होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए, ऐसा करने पर जो सब्सटेंस है उसके अंदर वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, और बर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो और इवेपोरेशन में आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता है और क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर सब्सटेंस मिलता है। तो ये बातें आपको लिखनी है। आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन, तो अगर आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि इवेपोरेशन में कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो सकता है लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता है। इवेपोरेशन में जो आपको कंपाउंड मिलता है वो इम्प्योर मिलता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ओनली, ठीक है। जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, तो इसकी वर्किंग कैसे होती है वो आप देखेंगे। वर्किंग में क्या होता है, जैसे आपको इम्प्योर सॉलिड है वो आपने लिया, या तो आप उसको चाइना डिश में रख लो, ठीक है, या फिर आप उसको बॉइलिंग ट्यूब में रख लो, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब में लिया, फिर हम उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन बन जाता है, उसको डिजोल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, किसको, जो सॉल्ट आपने वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया था उसको हम हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक वो बॉईल ना हो जाए, ठीक है। जैसे वो हीट करते हैं, बॉईल हो जाता है, हम क्या कर देते हैं उसको तुरंत हॉट फिल्टरेशन, मतलब जब तक वो गर्म रहता है तभी के तभी उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टरेशन कर लेते हैं। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज रहती हैं वो सभी क्या हो जाती है, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाता है, आपका प्योर सॉल्यूशन आ जाता है, प्योर सॉल्ट का सॉल्यूशन आ जाता है। अब उस सॉल्यूशन में जो वाटर या जो भी कोई भी लिक्विड हमने ऐड किया था उसको इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेट करने के बाद मतलब उसको रख देते हैं और जो सॉल्वेंट होता है वो खुद इवेपोरेट हो जाता है और बाद में जो आपको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, प्योर क्रिस्टल मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और इस तरीके से आप प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट होता है,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्या करेंगे हम, उसका इम्प्योर सब्सटेंस लेंगे, उसको वो क्या करेंगे, चाइना डिश या बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं, उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसका फिल्टरेशन कर देते हैं, हॉट फिल्टरेशन करने के बाद उसको थोड़े समय के लिए रख देते हैं। जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो आपको प्योर क्रिस्टल मिल जाते हैं, किसके, कॉपर सल्फेट के। सेम आप सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है उसके लिए कर सकते हैं। तो फिल्टरेशन प्रोसेस में सिंपल है, आपने सॉल्ट लिया, उसको वाटर में या कोई भी आपको लिक्विड बता दिया जाएगा कि भाई इसमें डिजोल्व करना है, उसमें डिजोल्व किया, गर्म किया, हॉट फिल्टरेशन किया, जो फिल्टरेट आता है मीन्स जो नीचे लिक्विड आता है उसको थोड़े समय के लिए रख देते हैं, और जो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और आपको प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, यही आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जो एक तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जो सी वाटर से सॉल्ट मिलता है उसका प्योरिफिकेशन करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा, जो आपके घर के अंदर फिटकरी होती है जिसको हम एलम बोलते हैं, उसको भी उसके प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए भी कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जैसे आपने देखा है शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वाटर होता है वो प्योर होकर आता है पीने के लिए या डेली यूज़ के लिए। तो उस वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम है कि भाई किस तरीके से जो वाटर सप्लाई होती है आपके घरों के अंदर वो किस तरीके से प्योर होकर आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेजर्वोयर का मतलब है जहाँ पर पूरा जो इम्प्योर वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं रेजर्वोयर। तो उसमें से एक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जाता है वहाँ से वाटर। तो सेडिमेंटेशन वाटर के अंदर क्या होता है, जितनी भी लार्ज इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में होता है सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या होता है जितनी भी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, दे ऑल सेटल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के अंदर क्या करता है, उसके अंदर भी जो बड़ी से थोड़ी छोटी इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, लोडिंग टैंक के बाद जो वाटर होता है वो जाता है फिल्टरेशन टैंक के अंदर। फिल्टरेशन टैंक के अंदर 3 लेयर होती हैं, एक सैंड की लेयर होती है, एक छोटे पत्थर की लेयर होती है, एक बड़े पत्थर की लेयर होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो आपके ये 3 लेयर होती है ये क्या करती है, वाटर को इम्प्योर क्या करती है, प्योर करती है। जो भी उसके अंदर आपको न दिखने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो जब वो सेटल डाउन हो जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज़, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस बचता है कि भाई जो वाटर के अंदर बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए। तो बैक्टीरिया किल करने के लिए हम उसको कहाँ पर भेजते हैं, क्लोरीनेशन टैंक के अंदर। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन गैस ऐड की जाती है ताकि उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको किल किया जा सके। और क्लोरीनेशन टैंक के बाद जो आपकी सप्लाई के लिए वाटर जाता है, जैसे ये दे रखा है 2 होम फॉर सप्लाई। तो आपको ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसमें आपको हर एक चीज़ याद रखनी है कि भाई रेजर्वोयर होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, लोडिंग टैंक होता है, फिल्ट्रेशन टैंक होता है, क्लोरीनेशन टैंक होता है, और उसके बाद वो यूज़ में मतलब घरों में सप्लाई के लिए यूज़ के लिए सप्लाई किया जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने देखा होगा मोस्टली 2 ही तरीके के चेंजेस होते हैं, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब होता है कि जो चेंज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई वुड का टुकड़ा है, उसको आपने काट दिया, तो अब क्या होगा, उसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ना ही उसका कंपोजिशन चेंज होता है। वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि
वो चेंज होकर वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकता है। जैसे आप क्या करें, कोई भी रबड़ बैंड है उसको खींचो तो उसकी शेप और साइज चेंज हो गई, लेकिन रहेगा तो वो रबड़ ही ना, उसमें कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। और जैसे आप उसको खींचना बंद कर देंगे वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि जो चेंज वापस से घूमकर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। जैसे आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर से आइस बनाया, ठीक है, और आइस को मेल्ट करके फिर से वाटर बना दिया, तो यहाँ पर वाटर से आइस बना और आइस से वाटर, तो ये क्या हो गया कि आपको वाटर फिर से मिल गया, तो ये हो गया रिवर्सिबल। जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स वापस से उसी सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, और बीटनिंग ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल को पीट कर एक छोटी चादर बना देना। उसमें शेप साइज चेंज होता है लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। या आप कह सकते हैं कि भी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। किसमें? फिजिकल चेंज के अंदर, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, या कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, जैसे हमने लिखा भी है कि फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर चाहे लिक्विड में रहे या वेपर में रहे, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी होंगी वो सेम ही। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार अगर बदल गया तो बदल गया, उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें नया सब्सटेंस बनता है और नया इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। या आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने किसी भी वुड को बर्न किया, जब आप वुड को बर्न करेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, तो उस राख से आप वापस से वुड को ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, एक परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। और जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ग्रोथ ऑफ ट्रीज, पेड़ों का बढ़ना, पेड़ एक बार बढ़ जाते हैं तो वापस से वो नीचे घट नहीं सकते, ठीक है। पेड़ों को काटना, पेड़ों का काटना क्या है कि एक बार अगर आपने किसी पेड़ को काट दिया तो वापस से वो हरा भरा नहीं हो सकता, वो सूख जाएगा, ठीक है। और जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है उसमें दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं। कैसे? क्योंकि कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की बनी होती है, तो जब वैक्स मेल्ट कर रहा है तो तब तो वो होता है फिजिकल चेंज, और जब वैक्स बर्न करता है तब होता है वो केमिकल चेंज, तो ये आपको याद रखना है। और बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड इज आल्सो ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें सिंपल जो आपका कंसेप्ट है उसको याद रखो कि भाई फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और वो रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा और वो इरिवर्सिबल होता है और उसमें कॉम्पोजिशन चेंज होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कम्प्लीटली, ये सही बात है। जैसे आपने क्या किया, वुड को बर्न किया तो वहाँ पर आपको राख मिल गई, तो राख की जो प्रॉपर्टीज होती है वो वुड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये आपको खुद ही करना था। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल जिनके टेम्परेचर, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है और वो मिसिबल भी हैं ईच अदर। तो आप क्या करेंगे, केरोसिन और पेट्रोल जो होते हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करेंगे, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। इन टेक्निक्स को आप, जैसे बटर फ्रॉम कर्ड तो वो आ गया साइंटिफिकेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर दैट इज इवेपोरेशन,
और कैम्फर फ्रॉम साल्ट इट इज सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर क्या है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जो इम्प्योर मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं या सॉलिड होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, द सॉलिड सब्सटेंस हैविंग इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज इज ए केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन इज ए फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ अलमीरा इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि जब हम पेड़ को काट देंगे तो उनका जो बढ़ना है वो रुक जाएगा और वो सूख जाएंगे। ठीक है, जब आप बटर को पैन में रख देते हो वो मेल्ट करने लगता है तो वो रहेगा तो बटर ही, बेशक ही वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया हो। रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या होता है, जिसमें केमिकल चेंज होता है कि एक बार अगर रस्ट बन गया तो वो वापस से आयरन में नहीं जा सकता। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, जब वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम बन जाता है, तब भी वो वाटर ही रहता है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि नए सब्सटेंस है। ठीक है, डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्ट ही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रो फ्रूट्स दैट इज फिजिकल चेंज, क्योंकि जब आप फ्रूट को काटेंगे रहेगा तो वो फ्रूट ही, या आपने किसी एप्पल को काटा वो ऑरेंज बन गया, ऐसा नहीं होता है, तो जो फ्रूट है वो फ्रूट ही रहेगा काटने के बाद भी। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर दोनों के केस में नया सब्सटेंस बनता है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि जो भी आपके चारों तरफ की चीज़ें हैं उनकी एक टेबल बनाई और उनको मिक्सर और प्योर सब्सटेंसेस में आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके घर में क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, या आपके घर में मिल्क है, मिल्क क्या है, एक मिक्सर है। ठीक है, इस तरीके से बटर क्या है, वो भी मिक्सर है। ठीक है, आपके घर में सॉल्ट है, वो क्या है, एक कंपाउंड है, मीन्स सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं आपके घर पे देखकर, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। और आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।